हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, भारतीय संविधान के टॉप 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी का संपूर्ण निचोड़ 1000 क्वेश्चन का आज का जो ये क्लास है ये पार्ट 1 है। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, तो अंत तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये सीरीज इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटेगा। 110% यही क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए फिर बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए और प्लीज़ क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? याद रखिए 1952 में। राज्यसभा की बात करें तो साथियों, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और देखिए, राज्यसभा जो है ये साथियों अपर हाउस कहलाता है, यानी इसको हम उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और लोकसभा को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें कुल कितने मद जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और एक चीज़ याद रखना है, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ हैं टोटल? तो 12। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि साथियों, उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो याद रखिए पार्लियामेंट को, यानी संसद को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ ये किसको दी गई थी? तो साथियों, गवर्नर जनरल को। भारत के जो गवर्नर जनरल और वायसराय होते थे, यानी गवर्नर जनरल या वायसराय को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो देखिए, संविधान सभा जो कि 1946 में गठित हुई थी, दिसंबर 1946 में, इसमें महिला सदस्य इनमें से कौन नहीं थी? तो देखिए, दक्षियानी वेलायुद्दीन ये तो थी, बेगम एजाज रसूल ये भी थी और लीला रॉय ये भी थी, लेकिन नेल्ली सेन गुप्ता ये संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो याद रखिए, केशवानंद भारती केस में। और एक चीज़ याद रखना है, प्रस्तावना में केवल अभी तक एक ही बार संशोधन किया जा चुका है। कब? तो 1976 में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही था। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो अगर देखिए, भारत में एक नए राज्य का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसमें उसके लिए किस अनुसूची में संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहला अनुसूची में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक
सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें कि यह संविधान के किस भाग में है, तो याद रखिए संविधान के भाग 4 में है। अगर आपसे पूछे राज्य के नीति निर्देशक के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो याद रखिए अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, देखिए संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो देखिए संविधान का जो भाग 5 है, याद रखिएगा संविधान का भाग 5 ये संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों और शक्तियों के बारे में बताता है या उनसे संबंधित है, तो भाग 5 करेक्ट होगा। अगला है प्राक्कलन समिति के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए सदस्य नहीं अध्यक्ष है ना, तो प्राक्कलन समिति में कुल मिलाकर साथियों देखिए 29 सदस्य और एक अध्यक्ष यानी 30 सदस्य होता है टोटल, ठीक है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, तो लोकसभा अध्यक्ष आपको याद रखना है यानी स्पीकर। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? यानी भारत का जो राज्यपाल, किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो इनमें से कौन सा उनसे रिलेटेड कथन सही है? तो देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, केवल ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बाकी देखिए उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। और उसे कम से कम स्नातक यानी ग्रेजुएशन इनके पास डिग्री होनी चाहिए, ये भी सही नहीं है। ये होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र में आता है? तो करेक्ट आंसर होगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो राइट आंसर होगा साथियों कलकत्ता उच्च न्यायालय के, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक केवल अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो देखिए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39 का ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो साथियों याद रखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो देखिए भारत के वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो देखिए राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उसमें कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो याद रखिएगा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति होना चाहिए उसमें, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उसमें राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है? तो याद रखिए राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो अपने आप 6 सप्ताह के बाद जो है वो समाप्त हो जाता है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए 6 सप्ताह। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो करेक्ट होगा साथियों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो करेक्ट होगा विधान परिषद को। याद रखिए विधान परिषद भारत के कुल 6 राज्यों में है और विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर इसको भंग नहीं किया जा सकता है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो देखिए करेक्ट होगा 1/3। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखिए राइट आंसर होगा विधानसभा उपाध्यक्ष को। साथियों ये जो सीरीज आपको करवा रहे हैं भारतीय संविधान के 1000 क्वेश्चन का, इसको देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटेगा और इसका आज पार्ट 1 आपको करवा रहे हैं। देखिए भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भारत के महान्यायवादी। और याद रखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो याद रखिएगा वही, ठीक है, अटर्नी जनरल याद रखिएगा, यानी भारत के महान्यायवादी जो होते हैं अटर्नी जनरल, ये लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। अगला है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो देखिए लोकसभा का जो सचिवालय होता है ये साथियों सीधे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो देखिए भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार ये किसके पास होता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा मंत्री परिषद के पास। ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो साथियों याद रखिए 14 दिनों में। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो देखिए भारतीय सदन के केवल 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगला है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार से, या तो जन्म से, देशीयकरण से और वंशानुक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए साथियों झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में है और झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो करेक्ट है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो करेक्ट है साथियों 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष ये तीनों शब्द हैं, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन है। भारत की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो देखिए प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने बताया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये किसमें सन्निहित है? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो करेक्ट होगा एक प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए। जब भी ये क्वेश्चन पूछे याद रखिएगा भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल जो होता है ये राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये किसमें निहित होती है? तो राइट आंसर होगा राज्यपाल में। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तीनों को हटाने का प्रावधान है, लेकिन गवर्नर यानी भारत के जो किसी भी राज्य के राज्यपाल होते हैं इसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालय का। अभी मैंने बताया अधीनस्थ न्यायालय जो कि अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग एक क्या है? तो देखिए योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है साथियों, यानी योजना आयोग के बारे में संविधान में कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो देखिए राइट आंसर होगा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा ने। और कनाडा के संविधान से ही भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।
प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे कौन थे? तो देखिए वह स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो याद रखिए के.एस. हेगड़े, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे साथियों अनंत शयनम अयंगर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो होते हैं ये लोकसभा का नेतृत्व करता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी ने, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजीव गांधी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? तो देखिए भारत का जो संविधान होता है या भारत का जो संविधान है ये किसको मान्यता प्रदान करता है? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण ये भी सही है, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं की गई थी कैबिनेट मिशन योजना में, ये जो है गलत है। पाकिस्तान की स्वीकृति ये संबंधित है माउंटबेटन योजना से। अगला क्वेश्चन है भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो बिल्कुल माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में पारित हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? तो एक पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल। अगला है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अगर आपसे पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा केशवानंद भारती वाद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो राइट आंसर होगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को ही। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो साथियों देखिए संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। वर्तमान में ये वैधानिक अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अभी मैंने बताया साथियों अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो याद रखिएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। अगला है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया गया है। अगला है लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कार्यपालिका के, ऑप्शन नंबर ए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के तहत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए अनुच्छेद 63 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 63 में माफ करना अंतर्राज्यीय परिषद, और अनुच्छेद 76 मैंने आपको बताया अटॉर्नी जनरल के बारे में। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में, और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में। देखिए संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्राक्कलन समिति के या प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था 30 सदस्य होते हैं साथियों। अगला है भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो देखिए राइट आंसर होगा संसद की नियम समिति के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है?
तो करेक्ट होगा भाग 5 में ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए राइट है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा। अगला है, प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं साथियों। अगला है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट होगा 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो याद रखिएगा ये सभी स्थायी समिति होता है, एक प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो राइट आंसर होगा फ्रांस के, ऑप्शन नंबर डी। जनहित याचिका दायर की जा सकती है कहाँ? तो याद रखिए जनहित याचिका जो होता है ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जेकानिया। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो याद रखिएगा डोगरी भाषा जो है ये साथियों जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा जब दोनों सत्र में हो, ठीक है। जब दोनों सत्र में होता है तब भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा देखिए बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये तीनों ही मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों भाग 9 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर। याद रखिएगा निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत इन दोनों पर ही मंत्रिपरिषद कार्य करता है। अगला है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो करेक्ट होगा साथियों भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 312 ये किससे संबंधित है? तो करेक्ट होगा अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट है काका कालेलकर। याद रखिए काका कालेलकर यह प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो करेक्ट होगा साथियों राम सुभग सिंह जी। याद रखिएगा ये लोकसभा के प्रथम मान्यता प्राप्त नेता थे विपक्षी दल के या विरोधी दल के। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो देखिए आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, इसके अलावा सहायतार्थ अनुदान, ये सभी जो है वित्त आयोग का कार्य है, लेकिन व्यापार कर का विभाजन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा लोक सेवा समिति को, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12 अनुसूची में से जो तीसरा अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन मिजोरम ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो देखिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय इनमें से कौन से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य थे? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुलजार और मनमोहन सिंह, तीनों ही। अगला है, राज्य सूची का विषय इनमें से कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक राज्य सूची का विषय है? तो न्याय, ऑप्शन नंबर ए। न्याय जो है ये साथियों राज्य सूची का विषय है। अंतिम क्वेश्चन है आज के क्लास का, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा ये विषय है किस सूची का? तो ये साथियों संवर्ती सूची का विषय है। और अगर आपसे पूछे कभी भी कि संवर्ती सूची ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथियों आज के क्लास में 100 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज है जिसका पहला पार्ट मैंने आज कराया। एक ही साथ 1000 क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहे हैं एक ही क्लास में, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। और लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए पार्ट वाइज मैंने आपको ये क्लास कराने का निर्णय लिया है, जिसमें आपको पार्ट वाइज पूरे 1000 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देंगे,
जो कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वैसे बहुत सारे मैराथन क्लासेस भी मैंने करवाए हैं संविधान के 500 क्वेश्चंस का, 121, 151, 200 क्वेश्चन का, इस टाइप का। केवल संविधान का ही नहीं, इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक्स, सारा टॉपिक मैंने करवाया है। जनवरी से लेकर अगस्त तक का, अभी तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक ही क्लास में करवाए हैं। चैनल के अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जाइए और जाकर देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।